हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम लक्ष्मीकांत बुक का जो थर्ड चैप्टर है, जो कि एक लेंदी चैप्टर भी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एंड व्हाट डज़ इट मीन, मतलब इसका जो एक्चुअल मूलभूत क्या आवश्यकता है इस चैप्टर की, देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट इज़ गिवन द सेलियंट, है ना, हियर इट इज़ गिवन सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही ज़्यादा जो अंतर्निहित फीचर्स हैं भारत के संविधान में, उन सभी के बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है। आप यदि ये चैप्टर केवल एक पूरे जो है ना लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ने के बजाय केवल एक ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो ही आप बहुत अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति से कि भारत का संविधान कितना महान है और उनमें क्या क्या बातों को इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे संविधान के क्या क्या मतलब है ना फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक, आपको पता है यूनिक है। इट्स कंटेंट ऐसा कहीं और पर कंटेंट नहीं है, किसी भी और संविधान में ऐसे कंटेंट नहीं है। दो इट इज़ बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सभी संविधानों से हमने जो है इसके बहुत सारे अनुच्छेद लिए हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च की है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल साइंटिस्ट थे, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जैसे कि बी आर अम्बेडकर, अयंगर साहब, ऐसे जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने बहुत रिसर्च किया और लगभग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि 60 अलग अलग देशों से, लगभग दुनिया के सभी संविधानों से बहुत निचोड़ जो है ना, जिस्ट जिसे बोलते हैं, है ना, सार गर्भित बातों को लिया है हमने। तो देखिए इसके बाद क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सेवरल सेलियंट फीचर डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अदर कंट्रीज, है ना, डिस्टिंग्विशेस। तो ये जो है बहुत ही अलग करता है ना, दुनिया के सभी संविधानों से अलग करता है भारतीय संविधान को। तो इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसका जो ओरिजिनल, इट इज़ नोटेड एट आउटसेट दैट अ नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड इन 1949, जो भी 1949 को एक्सेप्ट किए गए थे, अडॉप्ट किए गए थे हमने फीचर, हैव अंडरगॉन सब्सटेंशियल चेंज। तो समय समय पर यह भी देखा गया कि इनमें समय समय पर परिवर्तन भी आता रहा है। ऑन द अकाउंट ऑफ सेवरल अमेंडमेंट्स, पर्टिकुलरली सबसे ये जो बहुत बड़े संविधान संशोधन माने जाते हैं, इनमें से जो संविधान संशोधन 42 है, 42 है, उसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान को आपको पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि लचीला भी है और कठोर भी है। भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीचर दे रखा है, और इतना जो परसेंटेज में जो है वोटिंग देना, ये मतलब है ना लगभग असंभव होता है। तो बहुत ही ज़्यादा जब है ना सभी लोग आपसी सहमति पर है, तभी जो है ना संविधान में संशोधन हो सकता है। आपको पता होगा 2/3 मेजॉरिटी के साथ में संविधान में संशोधन होता है। लेकिन सामान्य एक्ट जो होते हैं, है ना, नॉर्मल जो प्रोविजंस हैं, उनको जो है केवल 50% से ही पारित किया जा सकता है। तो देखिए, जो संविधान में संशोधन हुआ, ये 7वां संशोधन, 42वां, 44वां, 73वां और 74वां। आपको याद आ रहा होगा 73वां तो पंचायती राज है और 74वां संविधान संशोधन जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, जो कि शहरी निकाय और ये ग्रामीण निकाय। सबसे पहले मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहली बार पंचायती राज को कौन से जिले में और किस राज्य में लागू किया गया था, और उस गांव का, विलेज का नाम भी बताइए, है ना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया। तो देखिए, इन फैक्ट दैट 42 जो 42वां संविधान संशोधन है ना 1976 में, जो इंदिरा गांधी जी, जो कि बिल्कुल डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेट हो चुकी थी, तानाशाह हो चुकी थी, तो उन्होंने ये जो है 42वें संविधान संशोधन में, ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है। और उसके बाद में जब ये इंदिरा गांधी की सत्ता चली जाती है, इंदिरा गांधी से, और जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है ना, जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट आती है, मोरारजी देसाई जी आते हैं, है ना, जेपी आंदोलन, आपने नाम सुना होगा, जयप्रकाश नारायण, अब तक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा चलाया गया भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था जेपी, है ना, जेपी आंदोलन, जिसे जन नायक भी कहते हैं, जेपी, है ना, जयप्रकाश जी को। तो देखिए, तो 42 से जो 44वां संविधान संशोधन, जो अगली सत्ता आई ना, तो उन्होंने कई सारे 42वें संविधान संशोधन की मतों को, बहुत सारे प्रावधानों को खारिज कर दिया था। तो इस तरह से क्या हुआ, भारत में ये एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस दिखाई देता है ना, मतलब कि एक विपदा का समय दिखाई देता है। तो देखिए, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा गया, और ड्यू टू द इम्पॉर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस मेड बाय इट, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर भी क्या है, उन्हीं दिनों में जब इंदिरा गांधी जी चल रही थी, तो 1973 में एक बहुत ही विशाल काय केस सामने आया
केशवानंद भारती बनाम केरला केस 1973, ये भारत के संविधान का अब तक की सबसे ज़्यादा संख्या में बैठी जाने वाली बेंच, मतलब 13 जजेस बैठे थे। आपको याद रखना है कि हमेशा जब भी कोई संविधान संशोधन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, संविधान संशोधन के लिए विशेषकर, तो वहाँ पर 5 जजेस से ज़्यादा तो मिनिमम बैठने ही चाहिए। और नॉर्मली ये जो संख्या होती है ना, वो ऑड नंबर में होती है, ताकि क्या है कि मत जो है आसानी से पता चल सके। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरला केस में जो टोटल जजेस थे वो 13 थे, 7 ने तो एक बात बोली और 6 ने एक बात बोली, तो ये जो जीता गया था केस वो 7-6 के अनुपात से जीता गया था, मतलब 7 जजेस ने एक बात बोली। और इनमें जो 6 जजेस थे वो पूरी तरह से जो तात्कालिक जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी सरकार की जो गवर्नमेंट थी, उनके बारे में फेवर्ड किया उन्होंने, है ना। ये बात जरूर आपने सुनी होगी। केशवानंद बनाम केरला केस, ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे की क्लासेस में, क्योंकि अभी हम लोग सेलिएंट फीचर देख रहे हैं। मैं थोड़ी सी बात फिर भी बता देता हूं आपको कि केशवानंद जो है वो जो है एक तरह से शंकराचार्य हैं, केरल के जो एक बहुत बड़े मंदिर के शंकराचार्य होते हैं। और उस समय जो सरकार है, तात्कालिक सरकार, इसका मतलब कौन, जो इंदिरा गांधी जी की जो सरकार है, वो बोलती है कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जैसे मंदिरों में बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, तो उनको दान करना पड़ेगा और गरीबों को देना होगा। क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो पॉपुलर वोट जो पाया था, वो क्या किया था, गरीबों के अंदर सेंटिमेंट्स, गरीबी हटाओ, इस तरह के सेंटिमेंट्स लाकर क्या हुआ था, उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा वोट से, वो बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी, है ना, 1971 में, है ना, जून जुलाई 1971 में बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी, क्योंकि उन्होंने गरीबों के ऊपर है ना पूरी तरह से टारगेट किया और गरीबों को जो है ना अपने साथ में ले लिया। और आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा वोट बैंक किसका है, गरीबों का है। तो इस तरह से क्या, इंदिरा गांधी जी बहुत अच्छे नंबर से जीती थी, लार्ज डिस्टेंस से। तो उसके बाद में क्या करती हैं, वो एक तानाशाह के रूप में उभरती हैं, और उसके बाद में जो है तानाशाह के तौर पर भी कह सकते हैं, ये कह लें कि बहुत शक्तिशाली राजनेता के तौर पर उतरती हैं, जिनका कद बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है अन्य किसी भी व्यक्ति से, है ना। तो इसीलिए एक टर्म भी यूज हुआ है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस तरह के इतने बड़े बड़े मतलब शब्दों का भी यूज़ किया है कि भारत ही इंदिरा है, इंदिरा ही भारत है। तो इतने बड़े बड़े शब्दों का भी यूज़ होने लग गया था, और इसको एक तरह से मैग्लोमैनिया बोलेंगे। ये इतनी अतिशयोक्ति ठीक नहीं होती किसी भी चीज़ में। तो देखिए केशवानंद, लेकिन नो डाउट कि इंदिरा गांधी जी ने जो जिस तरह के डिसीजन लिए हैं, है ना, वो अपने आप में बहुत महानतम थे, और शी इज़ रियली एन आयरन लेडी, ठीक है। तो देखिए शी इज़ रियली आयरन, है ना, एन आयरन लेडी, राइट। तो देखिए केशवानंद भारती जो केस 1973 का आता है, और सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए क्या होता है, केशवानंद भारती केस में मैं आपको छोटी सी बात समझा देता हूँ। इसमें 2 मुख्य बातें थी कि पहली तो ये कि संविधान के अंदर जो भी संशोधन होगा, उसमें यदि, जैसे संविधान में संशोधन कौन करेगी, वो या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों के मेंबर्स करके, और उसको जब है ना एक बहुमत से पारित करेंगे, 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद में जब राष्ट्रपति साहब की मोहर लग जाएगी, तब वो जो है एक तरह से संविधान संशोधन माना जाएगा। लेकिन जो केशवानंद भारती बनाम केरला केस में जो 7-6 से जो जजमेंट आया था, है ना, SK सीकरी साहब उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो 7-6 से जो ये मत आया था, उसमें इंदिरा गांधी जी की बात को खारिज कर दिया था। ये 6 जजेस वाले तो हार गए, है ना। इसीलिए ऑड नंबर, मतलब हमेशा जजेस रहती है 5 की, 7 की, 9 की, 11 की या 13 नंबर्स की, इस तरह की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमेशा रहती है, ताकि फैसला अच्छा से आ सके। अब देखिए क्या होता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, जो आधारभूत ढांचा है, उसमें जो है विधायिका किसी भी हालत में संशोधन नहीं कर सकती, जो कि संशोधन के माध्यम से पारित करना चाहती है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, उसको आर्टिकल 368 से अलग कर दिया गया। मतलब आपको ये बात पता है ना, आर्टिकल 368 कौन से भाग में आता है संविधान के, तो याद रखना 22 पार्ट है ना, उसमें से जो 20वां पार्ट है उसमें आर्टिकल 368 दे रखा है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए संविधान संशोधन का जो प्रावधान है 368, ये कौन से देश से लिया गया है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचे का मतलब ये कि जो संविधान जिस पाए पर खड़ा है, जो हमारे संविधान की एक्चुअल स्पिरिट है, जो कि वेलफेयर है, कल्याणकारी बातें हैं, तो उसमें ऐसा ना हो जाए कि यदि किसी कारण से विधायिका में एक
पॉलिटिकल पार्टी की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कहीं वो बहुत व्यापक परिवर्तन ना कर दें हमारे संविधान में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो महानतम लोग बैठे थे उन्होंने आगे आने वाले कई हजारों सालों तक के लिए ये संविधान जो है ना उसको बहुत ही सोच समझ के बनाया। तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं आधारभूत ढांचे में ही, है ना, तो आधारभूत ढांचा जो होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डिसाइड कौन करता है? इसको हमारी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। कल को यदि कोर्ट को ये लगता है कि ये वाली बात को भी आधारभूत ढांचे में डाला जाना चाहिए तो लगातार क्या है, आधारभूत ढांचे में लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो जो है नई नई पॉइंट्स को डालती जा रही है। ठीक है, जैसे महिला पुरुष की समानता का मुद्दा है तो वो अपने आप में, है ना, एक जैसे, है ना, ऐसे इस तरह कई सारे प्रावधान हैं जो कि है ना लगातार जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आधारभूत ढांचों में डालता जा रहा है। आधारभूत ढांचे में यदि डाल देता है, बेसिक स्ट्रक्चर में डाल देता है, तो फिर उसके अंदर कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकता, चाहे सरकार कुछ भी कर ले, क्योंकि इससे क्या होगा, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की जो गरिमा है वो खराब हो जाएगी, है ना। तो देखिए शुचिता और गरिमा, तो देखिए सेलिएंट फीचर क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, भारतीय संविधान बहुत ही लेंदी है, एलिफेंटाइन साइज है ना, बहुत ही व्यापक है ना, बहुत कॉम्प्रहेंसिव है, एलेबोरेटेड है और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। और जब बनाया गया था तो 395 आर्टिकल थे, एक प्रस्तावना थी, प्रियम्बल मैंने बताया था कि वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो उद्देश्य प्रस्ताव, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाए गए थे, वहीं से जो है ना पूरी तरह से हमारा प्रस्तावना ओतप्रोत है, लेकिन प्रस्तावना की भावना, जो प्रस्तावना की लैंग्वेज है, भाषा, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 395 आर्टिकल हैं और इसको 22 भागों में बांटा गया और 8 शेड्यूल थे जब बना था। वर्तमान में बात करें तो ये तो 2016 की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में 466 के करीब आर्टिकल हैं, ये 26 के करीब पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं। अब देखिए, आप ये मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये शेड्यूल, अनुसूचियां होता क्या है, तो एक बात ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये कोई बुक है और इसमें क्या है, एक आर्टिकल लिखा हुआ, ये आर्टिकल नंबर मान लीजिए 5 है मान लो, तो ये आर्टिकल लिखा है। अब ये आर्टिकल बहुत लंबा हो गया है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, इसका एक शेड्यूल बना दूंगा और जो संविधान की जो बुक है, संविधान की बुक के सबसे पीछे पीछे क्या है, एक लिस्ट बना दूंगा, अनुसूची। तो अनुसूचियां कुछ नहीं है, ये जो है अनुच्छेद का ही हिस्सा है, आर्टिकल्स का ही हिस्सा है, जो कि 395 आर्टिकल्स हैं भारतीय संविधान में जब बनाया गया था। और उसमें जो बातें उस आर्टिकल में उसी जगह नहीं लिखी गई हैं और उनको संविधान की बुक के सबसे पीछे पीछे लिखा गया है, तो उन्हें क्या बोला है, शेड्यूल्स बोला गया, क्योंकि वो बहुत लंबे हैं शेड्यूल। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये जो 12 शेड्यूल्स है ना, उनको संविधान की बुक के सबसे पीछे पीछे लिखा गया लास्ट में, है ना, ताकि उसको है ना पीछे से रेफर किया जा सके, क्योंकि वो बहुत लंबा आर्टिकल ना बन जाए, है ना, इसलिए। पॉइंट क्लियर हो गया। तो अनुसूचियाँ क्या होती हैं, है ना। तो देखिए, वेरियस अमेंडमेंट हुए। सबसे पहला अमेंडमेंट मैंने आपसे पूछा था 1951 में हुआ। आपको मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, किसी ने भी आंसर नहीं दिया उसका। आप लोग आंसर देने में आजकल क्या है, बहुत ही पता नहीं क्यों आप लोग आंसर्स नहीं दे रहे हैं आजकल। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय जो संविधान का जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वो भारतीय संविधान का जो है, जो लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट है, उसके अंदर हीलियम केस में रखा गया है, हीलियम, ताकि क्या हो सके, वो कभी भी खराब ना हो। और आप कभी भी है ना ऐसे डालना है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बुक ऑफ इंडिया, और जब भी आप इसको सर्च करेंगे इंटरनेट पर, जो बुक आएगी तो उस बुक में देखेंगे चारों तरफ कैलीग्राफी की हुई है, बीच में संविधान लिखा हुआ है, बहुत सुंदर इटैलिक बोल्ड में लिखा हुआ है। ये सारी बातों का मैंने लास्ट लेक्चर में, है ना, प्रेम बरारी, इस तरह के सभी किसने बनाया है, क्या किया है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया आपको, कितने में संविधान बना, कितना खर्चा आया, है ना, कितने दिन में बना। तो ये सभी जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। तो देखिए आगे चलते हैं। तो ये है ना, इसमें बहुत सारे जो हैं लगातार संशोधन होते चले गए, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय संविधान को इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्यों बनाया। तो उसके पीछे 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण बताएं इस बुक में, और वो है जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल का मतलब है भौगोलिक जो कारक है, भौगोलिक कारक। तो उसके पीछे केवल ऐसा नहीं कि भारत बहुत बड़ा है, देश है, भारत जो है पूरे विश्व का 2.4% जो एरिया आता है, ऐसा नहीं। इसके अतिरिक्त भारत में डाइवर्सिटी जो है, वास्टनेस जो है, और भारत में इतनी विविधता है। देखिए, भारत के अंदर विविधता की बात करेंगे तो हमने जो है हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इस तरह के सभी जो अलग अलग धर्म है उनको भी हमने इंक्लूड किया है। तो इसलिए बहुत ही लेंदी संविधान बन जाता है विविधता के कारण,
है ना, सभी को जो है खुश रखना, अपीज करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा उस समय। हिस्टोरिकल फैक्टर क्या था कि ये है ना पूरी तरह से किससे प्रभावित था, हमारा संविधान जो है ना मैक्सिमम किसी से प्रभावित था ना, तो याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 से, और वो भी बहुत बल्कि था। और आपको मैंने बता रखा है कि 230 से लेकर 250 जो प्रोविजंस हैं भारतीय संविधान के, वो सीधे सीधे जो है किससे लिए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बोथ सेंटर एंड स्टेट। अब ये भी देखिए, आपको पता होगा कि इसमें सबसे पहले जो पहला पार्ट है उसमें संघ की बात करते हैं, यूनियन की बात करते हैं भारत के, फिर पूरे भारत की सिटीजनशिप नागरिकता की बात की है, फिर मौलिक अधिकार, फिर है ना उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की है ना। उसके बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की है, मौलिक कर्तव्य की बात की है। उसके बाद में जो है राष्ट्रपति की बात की है, लोकसभा की बात की है, राज्यसभा की बात की है, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की बात की है, और फिर जो है राज्य मंडलों की बात करी है ना, विधानसभा, विधान परिषद, और उसके बाद में कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, है ना, इस तरह के सभी चीज़ों की बात की, हाई कोर्ट्स की बात की है। तो इसका मतलब क्या है, केंद्र और राज्य दोनों की पूरा का पूरा देश का जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, मतलब प्रशासन कैसे चलेगा, है ना, इस सभी का भी इसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में लिखा है। तो इसलिए भी भारत का जो संविधान है वो बहुत लेंदी है। और चौथा है डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज। ल्यूमिनरीज होता है जिनमें चमक है, तो लीगल का मतलब है, लीगल ल्यूमिनरीज का मतलब यहाँ पर वकीलों से, वकील का मतलब एडवोकेट्स है, क्योंकि एडवोकेट्स थे तो उन्होंने अपनी जो है ना टिपिकल जो एडवोकेसी वाली लैंग्वेज है उसका प्रयोग किया है। तो आपको ये 4 कारण क्लियर हो गए कि भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है, जिससे भारत ने अपना ये संविधान लिया है वो बहुत बल्कि था। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, केंद्र और सेंटर, उसके अलावा पूरा प्रशासन भी इसी से चलता है मैक्सिमम, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन जम्मू कश्मीर वाली बात आज की तारीख में खारिज हो गई है, क्योंकि आर्टिकल 370 जो है वो नलीफाई हो गया है, और विशेष जो जम्मू को विशेष उसके राज्य में प्रावधान देता था 35A भी खारिज हो चुका है। तो जब 35A भी खारिज हो चुका है तो जो है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, अब जम्मू कश्मीर का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कुल कितने राज्य हैं। आप बहुत सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में अभी एक और ऐड हुआ है जम्मू कश्मीर के बाद। तो आप मुझे टोटल बताइए कितने नंबर से। डोमिनेंस, ठीक है, तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। तो इसलिए जो है भारत का जो डॉक्यूमेंट है, जो संविधान है वो बहुत लेंदी है। अब भारत ने जो संविधान जो है वो अलग अलग सोर्सेज से, बहुत अलग अलग जगह से लिए हैं। जैसे सबसे नॉट ओनली मतलब एक्ट ऑफ 1935, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो बहुत प्राउडली एक्लेम्ड किया है, कहा है दैट इंडिया हैज़ फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसकी जो मेन बातें हैं, जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्ज एक्सटेंट डेराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो अधिकांश भाग है वो GOI 1935 से लिया गया है। लेकिन जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, देखिए 2 प्रकार के पार्ट है। एक तो पॉलिटिकल पार्ट है, किस तरह से लोकसभा चलेगी, राज्यसभा चलेगी, है ना, जुडिशरी कैसे चलेगी, विधानसभा, विधानमंडल, ये सब जो है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कैसे चलेंगी, ये सभी तो होता है पॉलिटिकल पार्ट। फिलोसॉफिकल पार्ट का मतलब होता है जैसे कि जो है गांधीयन प्रिंसिपल है ना, गांधीवादी प्रिंसिपल, समाजवाद वाला जो वेलफेयर, कल्याण की बात कर रहे हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर काम करेगा। यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा है ना इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि हम लोग कितना ज़्यादा इनको है ना मतलब वेलफेयर, कल्याण की बातें करेंगे, सभी को मदद करेंगे। और तीसरा जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल, मतलब कि है ना बौद्धिक उदारवाद, है ना, बौद्धिक उदारवाद का मतलब, तो ये सभी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दिए हुए हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं DPSP, वो भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में है और किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है। तो जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, फिलोसॉफिकल पार्ट का मतलब है जो दार्शनिक वाला है, जिसके अंदर लोगों के वेलफेयर के बारे में, है ना, लाइफ के बारे में बात करता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का लिया गया है, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल राइट्स, की लोगों को मौलिक अधिकार दिए, ये फिलोसॉफिकल पार्ट है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, है ना, ये कौन से आर्टिकल में आता है, 12 से 35।
और ये 36 से 51। ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है 3। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 4। इस तरह से 22 पार्ट है। संविधान में संशोधन का प्रावधान आर्टिकल 368 में है। संविधान में संशोधन का पार्टिकल है ना, पार्ट जो है, तो वो 20वां पार्ट है। तो इस तरह से संविधान में जब बना तो टोटल 22 पार्ट थे, है ना। तो ये जो डायरेक्ट जो मौलिक अधिकार हैं और राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, तो हमने मौलिक अधिकार जो लिए हैं वो तो यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो लिए वो आयरलैंड से लिए। तो ये बात याद रहेगी आपको। इसी तरह से भारत ने अलग अलग संविधानों से अलग अलग चीज़ें ली हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप मुझे आंसर बताएंगे इसका आगे थोड़ी सी देर में। क्वेश्चन पूछूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए द पॉलिटिकल पार्ट, जो पॉलिटिकल पार्ट है ना, जो कि किस तरह से प्रोसीडिंग होगी लोकसभा राज्यसभा वगैरह की, तो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल पार्ट जो है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ द कैबिनेट गवर्नमेंट और रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि एग्जीक्यूटिव, देखो 2 टर्म हमेशा याद रखना, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है व्यवस्थापिका, ये याद रखना, व्यवस्थापिका। और लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका, है ना। लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? विधायिका। तो एग्जीक्यूटिव्स तो कौन है? जो भी मंत्रिमंडल है ना, जैसे भी नरेंद्र मोदी की जो मंत्री परिषद है उसे बोलेंगे एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जो भी नियम कानून कायदे लगा रहे हैं ना वो लगा रहे हैं। और कानून को यदि प्रॉपरली यदि फंक्शनिंग करना और उसको पूरे देश में लागू करना है परमानेंट मोड के लिए, है ना, तो विधायिका में जो है, विधायिका का मतलब लोकसभा राज्यसभा में पूरा वोटिंग पड़ेगा। तो आपको ये बात पता होगी कि भारतीय जो भारत है, जो डेमोक्रेसी है, उसके 3 मुख्य अंग होते हैं। पहला तो होता है एग्जीक्यूटिव, व्यवस्थापिका, एक होता है लेजिस्लेचर, है ना, विधायिका, और तीसरा होता है जुडिशरी, और चौथा जो बोलते हैं वो मीडिया को बोलते हैं। मीडिया का मतलब जो प्रेस की बात कर रहे हैं ना, न्यूज़पेपर वगैरह। तो देखिए, हैज़ बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने जो पॉलिटिकल पार्ट लिया है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया है, किस तरह से प्रोसीडिंग होगी वगैरह, ठीक है। द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम अदर, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, हमने कनाडा से लिया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हमने क्या क्या कनाडा से लिया है। कनाडा से आप कमेंट बॉक्स में भले ही सर्च करके लिखिए। ऑस्ट्रेलिया से हमने कौन कौन सी बातें ली है। नो डाउट मैं अगली क्लास में ये सभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन आप में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको खुशी होगी कि मुझे ऑलरेडी पहले से पता है। हमें क्लास में हमेशा तभी मज़ा आता है जब हमें थोड़ी सी बातें जो है ना, बेसिक बातें, वो पहले से पता हो, है ना। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने क्या लिया है, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, और जापान से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, अमेरिका से हमने क्या लिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने क्या लिया है। ये सभी आप मुझे अलग अलग स्टेटमेंट में, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मैं आगे कवर करूंगा इस पूरे टॉपिक को। द मोस्ट प्रोफाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, बार बार एक ही बात आ रही है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जिसमें 230 से 250 प्रावधान जो हमने डायरेक्टली यहाँ से लिए, ठीक है। तो देखिए, फेडरल स्कीम का मतलब एक तरह से जो संघीय व्यवस्था है कि एक केंद्र होगा और राज्यों के अंदर, है ना, जो है प्रांतों के अंदर गवर्नर होंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। फेडरल स्कीम है। जुडिशियरी होगी, गवर्नर्स होंगे, और गवर्नर्स किसके कंट्रोल में होते हैं? नॉर्मली केंद्र के, है ना, केंद्र के नियंत्रण में होते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि गवर्नर को यदि कोई भी राज्य का मंत्रिमंडल जो है वो कुछ सजेशन दे रहा है तो वो उसको मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। क्या आप मुझे वो आर्टिकल बता सकते हैं कि गवर्नर उसके जो रेफरेंस जो राज्य हैं जहाँ पर वो गवर्नर है वहाँ के मंत्री परिषदों की अनुशंसा पर काम करेगा? ये कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया मैंने ये आपसे। इमरजेंसी पावर मतलब आपातकाल की जो है, आपातकाल लगा सकता है कोई भी केंद्र से किसी भी राज्य में, और पूरे देश में भी आपातकाल रख सकता है यदि बाह्य कोई युद्ध की स्थिति है तो। पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आज की तारीख में यूपीएससी, और सभी स्टेट में जैसे एचपीएससी है, एचएसएससी है, और आरपीएससी है राजस्थान में, यूपीपीएससी है उत्तर प्रदेश में। इस तरह से अलग अलग जो है पब्लिक सर्विस कमीशन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो केंद्र में जो पब्लिक सर्विस कमीशन पहली बार आई थी अंग्रेजों के समय में, वो किस कमीशन के द्वारा आई थी? मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया है। आपने यदि वो लेक्चर्स नहीं देखे ना तो एक बार जरूर सीक्वेंस में देखो, आपको पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छा निचोड़ मिलने वाला है, और आप इतने अच्छे इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे कि आप किसी से ना फैकल्टी के लेवल पर डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए मैं लक्ष्मीकांत बुक को बहुत अच्छे से आपको कवर करवा रहा हूँ। अब देखिए,
एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट। तो जितने भी जो प्रचालन है, मतलब प्रशासन है, उसको जो पूरा कंट्रोल करना है, वो भी किससे लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। अब भारतीय संविधान के बारे में आपको एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, और मैंने अभी एक स्टेटमेंट भी दिया था, ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है मिक्सचर है। भारतीय संविधान मिक्सचर है किसका? एक तो कठोरता का और लचीलेपन का, फ्लेक्सिबिलिटी का। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसके पीछे बहुत सिंपल से कारण है। देखिए, दो कारण है। यदि कोई सामान्य प्रोविज़न है, वो तो 50% जो है ना मत गिरेंगे, 50% जितने लोग उपस्थित हैं, गणपूर्ति। मान लीजिए कि हमारे जो लोकसभा में 100 ही लोग हैं, मैं 100 से आधार मान के बताऊंगा आपको। मान लीजिए 100 ही लोग हैं, और 100 में से यदि है ना 60 लोग प्रेजेंट हैं, तो 60 में से 30%, मतलब 60 में से 30 लोग जो हैं वो एक की तरफ मत कर देते हैं, तो फिर सामान्य प्रोविज़न पारित हो जाएगा। लेकिन यदि संविधान में संशोधन करना है, तो वो इतना फ्लेक्सिबल या आसान नहीं है, वो रिजिड प्रोसेस है। जिस प्रकार अमेरिका के संविधान में है ना संशोधन करना इतना टफ है कि आज तक जो है ना बहुत ही चुनिंदा मतलब देखे गए हैं, और न के बराबर देखे गए वहाँ। तो भारत ने जो है अपने संविधान में संशोधन का भी प्रावधान अधिकतम जो है वो अमेरिका से लिया है, कि संविधान में संशोधन की जो बात करें तो, है ना। आप वैसे मुझे बताइए कि एक्चुअल में संविधान संशोधन का प्रावधान जो है वो भारत ने कहाँ से लिया है? ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, एक तो मैंने ये बोल दिया कि कोई सामान्य प्रावधान है, और मान लीजिए भारत के अंदर जो भी पार्लियामेंट है उसमें 100 ही लोग हैं, तो 100 में से केवल 60 प्रेजेंट है उस समय जिस दिन जो है वोटिंग होनी है। 30 या 30 से ज़्यादा ने, है ना, 30 का मतलब 30 से एक ज़्यादा ले लो, 31 लोगों ने एक तरफ मत दे दिया, तो वो प्रावधान पारित हो जाएगा। लेकिन यदि संविधान में संशोधन करना है, लेकिन यदि आर्टिकल 368 का प्रयोग करना है, तो मान लीजिए कि 100 व्यक्ति मौजूद हैं पार्लियामेंट में, तो पहली कंडीशन तो ये है कि कम से कम कुल जो मैक्सिमम क्षमता कितनी बताई मैंने? 100। उसमें से पहली कंडीशन तो ये कि 50 लोगों को तो उसके फेवर में मत देना ही पड़ेगा, ये तो पहली कंडीशन है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जितने लोग उस समय प्रेजेंट है, आपको पता है 100 के 100 कभी प्रेजेंट होंगे नहीं, कुछ केसेस में हो भी सकते नहीं होंगे। तो मान लीजिए कि जो प्रेजेंट लोग हैं वो कितने हैं, माना कि 60 लोग प्रेजेंट हैं, तो 60 का 2/3, देखो 2/3 60 का कितना आएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में मैं जो ये आपको थ्योरी करवाऊंगा, जो इसमें से डॉक्यूमेंट में से पढ़ूंगा मैं लक्ष्मीकांत बुक के, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो 100 में से पहली कंडीशन तो क्या है कि मिनिमम 50 लोग जो संविधान में संशोधन करना है उसके फेवर में हो। अब मान लीजिए किसी एक कंडीशन में जो है ना केवल 60 लोग ही प्रेजेंट थे, तो उसमें से 2/3 लोगों को उसके फेवर में मत देना, तो वो कितने हो गए? 40। अब यदि 40 लोगों ने 60 में से जो है वो संविधान संशोधन के अंदर के फेवर में मत दिया, लेकिन संविधान संशोधन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मिनिमम संख्या कितने फेवर होनी चाहिए? भले ही 60 लोग हैं ना, तब भी 50 लोगों को उसके फेवर में मत देना पड़ेगा, 40 वाली बात नहीं मानी जाएगी। मेरी बात क्लियर है आपको, है ना। तो दूसरी कंडीशन देखिए, यदि 100 लोग हैं तो मिनिमम 50 लोगों को तो देना ही देना, ये तो मिनिमम कंडीशन है ना। अब मान लीजिए कि यदि 75 लोग मौजूद हैं, तो 75 का 2/3 कितना होगा? तो 75 का 2/3 आपको पता है 50 आ जाएगा। तो दोनों के केस में कंडीशन क्या होगी? 50-50, तो 50 दे देंगे, तो दोनों ही केस, तो ये पहली वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तीसरा केस देखिए, यदि किसी भी समय 100 लोग मौजूद हैं, उसमें 50 तो पहली कंडीशन है 50% वाली, दूसरी कंडीशन क्या है? ये मैक्सिमम का 50% होना ही चाहिए, उसके फेवर में मत दे। अब मान लीजिए कि यदि जो है 90 लोग प्रेजेंट हैं, 90 लोग, तो 90 लोग यदि प्रेजेंट हैं, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा? 60। तो अब याद रखना, ऐसा नहीं है कि 90 में से 50 लोग दे दें
तो वो संविधान संशोधन माना जाएगा। इसमें ये वाला 60 वाला माना जाएगा। मतलब 90 में से 50 लोग दे देंगे, 51 दे दिया, 53, 56, 58 दे दिया, तो भी वो संविधान में संशोधन नहीं होगा। संविधान में संशोधन कब होगा? 60 या 60 से ज़्यादा लोग उसके फेवर में बात करें तो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या जो है ना, नॉर्मली जो है हमारे लोकसभा राज्यसभा में एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती सामान्यतः, और दोनों में तो बहुत ही कम संभावना होती है। तो ये बात आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ। तो देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ कंडीशन क्लियर हो गई कि जब भी 100 में से व्यक्ति की बात करते हैं तो एक तो 50% वाला और 2/3, इसमें से जो बड़ा होगा, इसमें से बड़ा कौन सा है? ये 60। जबकि मैंने जब आपको बताया था कि जब यदि 60 लोग ही मौजूद है तो 40 थे, तो कौन सा वाला माना जाएगा? बड़ा वाला। तो 60 में से यदि 50 लोग दे दें तो माना जाएगा, लेकिन 40 वाला नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ज़्यादा संख्या वाले को मानते हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि मान लीजिए किसी भी केस में राज्य जो है, स्टेट्स, उनका किसी बात में हनन हो रहा है और वो जो है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को, मतलब संघ व्यवस्था पर कोई जो है ना, मतलब परेशानी, क्राइसिस आने वाला है, तो उस केस में 50 से ज़्यादा राज्यों को भी अनुमोदन करना पड़ेगा, रेटिफिकेशन करना पड़ेगा, देन ओनली वो वाला संविधान संशोधन हो सकता है। यदि कोई भी संविधान संशोधन है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर पर भारत के आघात हो रहा है, उस केस में आपको जो मैंने अभी बातें कही है ना, इसको यदि समझ में नहीं आई है तो एक बार वापस पॉज करके बैक करके रिपीट करके सुन लीजिए, क्योंकि अब जो मैं लैंग्वेज बोलूँगा ना इंग्लिश में, वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सामान्य जो प्रावधान हैं वो तो 50% से ही क्लियर हो जाते हैं। सामान्य प्रोविज़न तो 50%, भले ही वो 100 में से 20 लोग, मान लीजिए कि 100 में से जो है केवल और केवल 40 लोग ही प्रेजेंट है, तो उसमें से 20 लोगों ने भी मत दे दिया ना, तो भी माना जाएगा। लेकिन रिजिडिटी वाला कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं कि संविधान में संशोधन करना इट इज़ नॉट द ईजी टास्क, राइट। तो अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, दोनों ही है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स स्पेशल प्रोसीजर। स्पेशल प्रोसीजर का मतलब 2/3 मिनिमम चाहिए उसमें ना, और 50% मैक्सिमम का। फॉर एग्जाम्पल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द, ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रोसीजर है जिस तरह से अमेरिका में, इसीलिए अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत टफ होता है। वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रखी है, कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी, जो सामान्य नियम है उनके लिए क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सामान्य वाला प्रावधान लिया है। क्योंकि जो संविधान निर्माताओं ने बनाया है, यदि उसमें बार बार इतना परिवर्तन ला दिया जाएगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आने वाले सालों में संविधान इतना ज़्यादा बदल जाएगा कि हमको लगेगा ही नहीं कि इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या था। मेरी बात समझ रहे हैं आप, इसलिए ऐसा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, दोनों ही। तो अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो आर्टिकल जो 368 है उसमें क्या बोला है, जो कि संविधान के संशोधन वाली बात है, जो कि रिजिडिटी या हार्डनेस की बात करता है ना, टफ है संविधान में संशोधन करना। सम प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो संविधान में संशोधन क्या है, है ना, स्पेशल मेजोरिटी से होगा, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट। तो मतलब क्या कि दोनों हाउस जो है, लोकसभा और राज्यसभा में, उसके 2/3 मेंबर्स है ना, एंड कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल, एंड अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% इज द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई। यदि 100 लोग हैं तो 50 को तो फेवर करना ही है, और जितने प्रेजेंट है, मान लीजिए 90 हैं, तो 90 का 2/3 कितना हो जाएगा, 60। तो दोनों 50 तो है ही, एक्चुअल में दोनों कंडीशन का मतलब ये वाली फुलफिल होनी चाहिए, 60। तो 90 यदि प्रेजेंट है ना, तो 60 लोगों फेवर करेंगे, तभी उसमें संविधान में संशोधन किया जा सकेगा। अभी आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, सम अदर प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब जो ऊपर वाला पॉइंट है वो पार्लियामेंट, एंड विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब आधे राज्यों को भी अनुमोदन देना पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। अब अप्रत्यक्ष कर में क्या हो रहा था कि राज्यों के अप्रत्यक्ष कर को कौन सब्ज्यूम कर रहा है, कौन ले रहा है, केंद्र, और बाद में केंद्र उनको बांटेगा वापस से राज्य में। आपको पता है ना, केंद्र सरकार लेती है, उसके बाद राज्यों में बंटवारा होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं राज्यों का हनन हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय व्यवस्था का हनन हो रहा था। तो इसलिए क्या है, कम से कम 50% स्टेट्स को भी जो है ना अनुमोदन करना पड़ेगा। तो ये तीनों जो प्रावधान है ना, एक तो 2/3 मेजोरिटी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ का 50%, और यदि जो है फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय व्यवस्था का हनन हो रहा है, तो उस केस में जो है
50% राज्यों को रेटिफिकेशन या अनुमोदन करना पड़ेगा। तो ये बात एकदम आपको क्लियर होगी होगी। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ और ये सारी बातें आर्टिकल 368 जो पूरा का पूरा एक इस बुक में पूरा चैप्टर है उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो यदि आपको सच में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कुछ कमेंट्स ऐसे कर दिया करो कि सर वी आर रियली एंजॉय योर क्लास, है ना। इस तरह के कमेंट जरूर कर दिया करो सो दैट आई कैन गेट द एंथुजियाज्म, राइट। तो एट द सेम टाइम सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। कुछ सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर से भी हो सकता है, जो केवल और केवल क्या है, केवल 50% जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है। प्रेजेंट एंड वोटिंग समझ में आ गया होगा, उस समय पर जितने लोग है ना जो है जो लोकसभा और राज्यसभा जो है ना दोनों सदन में मौजूद है उससे संबंधित है। अब आ रही है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये सभी जो मैं हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है। देखिए ये चैप्टर कम से कम आपका 3 से 4 लेक्चर में पूरा होगा, जिसमें मैं आपको एक मूल भावना संविधान की समझा दूंगा। तो यू स्टे कनेक्टेड, स्टे लर्न, है ना। आपको सच में अच्छा लग रहा है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, है ना। आप जरूर बताएंगे कि ये वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट भी करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अ फेडरल सिस्टम। फेडरल का मतलब संघीय व्यवस्था थी। संघीय, मैं एक एक बात की हिंदी करता जा रहा हूँ। संघीय व्यवस्था, संघ का मतलब होता है जो कि जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में भी दिया था कि केंद्र में एक सरकार होगी, राज्य में एक सरकार होगी, वो अपना अपना प्रशासन अपने हिसाब से चलाते रहेंगे और जब भी कोई समस्या आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आएगा तो केंद्र जो है वो हावी होगा। तो यही फेडरल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इसमें देखिए एक तो फेडरल सिस्टम भी है और एक यूनिटरी बायस भी है। यूनिटरी का मतलब क्या है कि एक केंद्र सत्तात्मक राज्य भी है। केंद्र सत्तात्मक का मतलब कि आपको ये बात तो पता है कि हमारे जो संविधान जिस तरह से बना है उसमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है और कुछ हद तक जो राज्यों को भी शक्ति दी हुई है ना। तो देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर ऑफ फेडरेशन, जैसे कि 2 गवर्नमेंट है, राज्य और केंद्र में। डिवीजन ऑफ पावर भी दे रखा है, दोनों को अपनी अपनी शक्तियां दे रखी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी संविधान के अंदर केंद्र का भी और राज्य के दोनों प्रावधान, प्रोसीजर्स, है ना, प्रोविजंस सब दे रखे हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे ऊपर है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं होगा कि केंद्र समय समय पर है ना राज्यों के सारे मैटर्स का हनन कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि जब भी जो है 50% से ज़्यादा राज्यों को रेटिफिकेशन देना पड़ेगा यदि फेडरल स्ट्रक्चर का कोई भी हनन होगा, संघीय व्यवस्था का। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट है। देखो केंद्र में जो है वो जो है यदि सेंट्रल लेवल पे माने तो सुप्रीम कोर्ट है और अंदर हाई कोर्ट है और उसके बाद में भी सब कोर्ट्स हैं। बाई कैमरलिज्म दे रखा है, जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा है उसी तरह से कुछ राज्यों में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने राज्यों में, जम्मू एंड कश्मीर अब अलग हो चुका है, जम्मू कश्मीर में कोई बाई कैमरलिज्म नहीं है क्योंकि वो तो यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो वापस से मुझे रिकैलकुलेट करके बताइए कि वर्तमान में कितने राज्यों में जो है विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। हाउएवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेंट लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी एंड नॉन फेडरल फीचर्स भी है। तो नॉन फेडरल फीचर का मतलब क्या है कि केंद्र ज़्यादा ताकतवर है। कैसे? स्ट्रॉन्ग सेंटर है, केंद्र ज़्यादा ताकतवर है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। जहाँ हम अमेरिका की बात करेंगे ना तो उनके जो 50 राज्य हैं उनके सबके अपने अपने संविधान हैं और पूरे देश यूएसए अमेरिका का अपना एक संविधान है जिसमें केवल 7 आर्टिकल्स हैं। पॉइंट क्लियर है? तो सभी राज्यों का अपना संविधान है और जहां पर भी फेडरल स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर, वो जो देश होते हैं जैसे कि अमेरिका, वहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, दोहरी नागरिकता। मतलब दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि एक तो पूरे देश की नागरिकता जैसे अमेरिकन सिटीजनशिप और दूसरी नागरिकता किसकी कि यदि उसका एक स्टेट है कैलिफोर्निया, है ना, यदि ओहियो प्रांत है तो वहां की एक अलग नागरिकता होगी और देश की अपनी एक अलग नागरिकता होगी। दिस ड्यूअल फीचर जो है इट इज इन अ फेडरल स्ट्रक्चर। तो भारत जो है ना उसमें दोनों ही फीचर है, नॉन फेडरल भी है जिसमें केंद्र ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब फेडरल फीचर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया, संघीय व्यवस्था भी है और एकात्मक व्यवस्था भी है ना। यूनिटरी बायस का मतलब है एकात्मक या केंद्रात्मक, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, है ना, जबकि ड्यूअल यदि एक्चुअल में फेडरलिज्म होता भारत में पूरी तरह से तो भारत में यदि मैं राजस्थान में रह रहा हूँ तो राजस्थान की मेरे को एक अलग नागरिकता होती और देश की एक अलग नागरिकता होती जैसे अमेरिका में। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? इफ़ यू रियली एंजॉइंग दिस क्लास प्लीज़ कमेंट अ गुड स्टेटमेंट फॉर मी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब मेन जो पावर है, सत्ता किसके हाथ में, सुप्रीम कोर्ट जो है वो, है ना, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर, ये स्टेट गवर्नर कौन अपॉइंट करते हैं? तो ये हमारी
जो है केंद्र से होता है पूरा, है ना। ऑल द इंडिया सर्विसेज जो है, ऑल इंडिया सर्विसेज, तो आपको पता होगा IAS, IPS, IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो ये सभी ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो भारत के केंद्र की तरफ से पूरी तरह से प्रायोजित होती हैं। आपको पता होगा IAS वगैरह किससे निकलते हैं, IPS, तो वो जो है एक UPSC से निकलते हैं। अलग अलग राज्यों में तो अलग अलग स्टेट के जो हैं अधिकारी होते हैं, है ना, PCS बोलते हैं उन्हें, है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखिए इमरजेंसी प्रोविज़न है, आपातकाल वाले प्रोविज़न है। कभी भी जो है केंद्र को जब भी लगता है कि है ना किसी भी कारण से है ना कोई भी राज्य केंद्र की बात नहीं मान रहा, तो वहाँ पर राज्यों के अंदर आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आप मेरे को दो है ना कमेंट्स में आंसर बताइए कि एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो भारत के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया सर्विसेज इज गिवन इन विच आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है और हाई कोर्ट्स किस आर्टिकल में दिया हुआ है। और एक और बात बताइए मुझे, इलेक्शन कमीशन भारत के किस आर्टिकल में दिया हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमेशा है ना सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इमरजेंसी प्रोविज़न है ना, तो आप मुझे तीनों प्रकार के इमरजेंसी प्रोविज़न के आर्टिकल समेत बताइए क्या है। मोरओवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नोवेयर बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कहीं ना कहीं भारत में फेडरेशन है, लेकिन फेडरेशन जो है संघीयता का कभी कोई बात नहीं किया। इसकी जगह हमने यूनियन का यूज़ किया है ना, यूनियन का यूज़ किया है। अमेरिका के अंदर जब चाहे जो राज्य अमेरिका USA से अलग होना चाहता है ना वो अलग हो सकता है, लेकिन भारत का यदि कोई राज्य, मान लीजिए हरियाणा, मान लीजिए राजस्थान, अलग होना चाहता है तो वो कभी अलग नहीं हो सकते। इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स हैं ये। जबकि डिस्ट्रक्टेबल स्टेट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका में, अमेरिका का कोई भी राज्य अलग हो सकता है ना, कानून पास करके, क्योंकि उनके अपने संविधान है सभी राज्यों के। पॉइंट क्लियर हुआ। इस तरह से आप जब है ना बहुत वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान से कैसे अलग है। और भारत ने यही फीचर जो ना हमारे जो संविधान निर्माता थे, द पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि भारत को हमेशा से उनको अखंडित इंटीग्रेटेड रखना था, है ना, इंटीग्रिटी का ध्यान रखना था। पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखिए जो आर्टिकल 1 है ये सब हम लोग एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, एक एक प्रोविज़न को पढ़ेंगे, है ना। आप स्टे ट्यून विद मी, मैं आपको एकदम इस पूरी बुक को कवर करवाने वाला हूँ। यूनियन ऑफ स्टेट्स तो इम्प्लाइज यूनियन का यूज़ किया है, ठीक है, तो कहीं पर भी फेडरेशन की बात नहीं की है। तो इसका मतलब देखो जो मैंने स्टेटमेंट बोला है वो यहाँ पर बोला भी है, नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेसेड। सेसेड का मतलब होता है अपने आप को अलग नहीं कर सकता फ्रॉम द फेडरेशन, जो है संघ से, भारतीय जो संघ है उससे अलग नहीं कर सकता। अमेरिका में ये है, ठीक है। Hence the Indian Constitution has been variously described as federal in the form but unitary in the spirit। इसलिए भारत का जो संविधान है वो संघीय है अपने आकार में, लेकिन एकात्मक है अपनी आत्मा के रूप में। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ काइंड ऑफ फेडरल इन द फॉर्म, आकार में तो ऐसा दिखाई देता है, लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट, स्पिरिट के रूप में यूनिटरी, एकात्मक है ना। तो और क्वाजी फेडरल का मतलब पूर्णतः या फेडरल नहीं है, क्वाजी फेडरल है, छदम फेडरल है, ठीक है। और ये किसने बोला था? केसी वेरे ने ये बात बोली थी, राइट। केसी वेरे ने क्या बोला है? भारतीय संविधान को ये स्टेटमेंट कई बार आ जाते हैं, याद रखना, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट एंड क्वाजी फेडरल, ये केसी वेरे ने बोला है, ठीक है। दूसरा है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मतलब क्या है? सौदेबाजी करने वाला एक संघ। मतलब क्या है? जो राज्य जितनी ज़्यादा बार्गेन करेगा, मतलब केंद्र से बोलेगा कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो एक तरह से क्या है, केंद्र राज्य के संबंध जो कि 280 में दिए हुए हैं। और आपको पता होगा 280 के अंदर अलग अलग राज्यों को क्या है, केंद्र सरकार अलग अलग पैसा पहुंचाकर उस स्टेट को मदद करती है। तो यही जो है केंद्र राज्य संबंध आर्टिकल 280 में आता है। तो आप मुझे बताइए कि वित्त आयोग के जो भी अध्यक्ष चल रहे हैं वो कौन है? अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन चल रहे हैं और अभी वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए, मॉरिस जोन्स ने भारतीय संविधान को बोला था बार्गेनिंग फेडरलिज्म, क्योंकि राज्य जो है वो अपना जो है अलग अलग दबाव देके, प्रेशर देके जो है ना केंद्र से ज़्यादा है ना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो है ना कई राज्य जो हैं वो ये बोलते हैं कि हमें जो है कुपोषित राज्य में, है ना, या फिर पिछड़े राज्य में दर्जा दे दीजिए और उससे क्या होगा, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है ना। तो ये मॉरिस जोन्स ने कहा है।
सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द यूज में आता है ना वो ये है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद जो है ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है भारत के संविधान के लिए। और इसको ग्रैनविले ऑस्टिन, ये ग्रैनविले जो ऑस्टिन है ना, इनके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि सबसे महानतम पॉलिटिकल साइंटिस्ट माने जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा रिसर्च किया अलग अलग संविधानों के ऊपर। तो ग्रैनविले ऑस्टिन क्या बोलते हैं? सहकारी संघवाद। इसका मतलब क्या है? देखिए मैं आपको एक बहुत शानदार एग्जाम्पल बताता हूँ तो आपको दो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। आपने सुना था कि पहले भारत के अंदर नीति आयोग था और वर्तमान में पहले भारत में क्या था? प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। अभी वर्तमान में क्या है? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन क्या करता था? अपने दिल्ली में बैठ के योजनाएं बनाता था और उन योजनाओं को सभी राज्यों में बोलता था कि आपको ये सब लागू करनी है। ठीक है, तो ये तो क्या है? ये है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब केंद्र से दिल्ली से चली योजनाएं और डाउन में पूरा का पूरा मतलब राज्यों के एक एक शहर में गांव में अप्लाई होनी है। वर्तमान में जो नीति है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नीति की फुल फॉर्म क्या है ना। नीति आयोग जो है वो क्या करता है? वो टीम इंडिया की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो राज्यों से फीडबैक लेता है और राज्यों से फीडबैक लेके जो बेस्ट चीज होती है ना उसके ऊपर नियम कानून बनाता है और फिर योजना बनाता है। और उसके बाद में तो मतलब समझ रहे हैं, राज्यों से सजेशन लिए दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार ने और फिर उसको क्या है पूरे देश में जो है स्प्रेड आउट किया है ना। तो ये क्या है? सहकारिता है, मतलब कॉपरेशन चल रहा है, राज्य और केंद्र का आपस में कॉपरेशन चल रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग को टीम इंडिया कहा था। तो भारत में सहकारी संघवाद है ना, जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से क्या मतलब होता है ना। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं, फेडरेशन विद द सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी की मतलब है ना, संघ तो है लेकिन वो केंद्रीयकृत नेचर का है क्योंकि केंद्र ज़्यादा ताकतवर है। ये किसने बोला था? आइवोर जेनिंग। तो देखो अलग अलग व्यक्तियों ने क्या क्या बोले हैं। केसी वेरे ने क्या बोला है? मॉरिस जॉनसन ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला है, मतलब सौदेबाजी वाला संघ। और कॉपरेटिव फेडरलिज्म तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि यूपीएससी लेवल पे कुछ अच्छी तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको है ना इस तरह के सभी स्टेटमेंट याद रखने हैं। वैसे आजकल क्या नॉर्मल पेपर में भी इनके ना जो है किसने क्या स्टेटमेंट बोला भारतीय संविधान के बारे में, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो देखिए शायद क्लास बहुत लंबी हो गई है। देखिए मैं क्लास को यहीं पे रोकता हूँ। वैसे अभी क्लास जो है ना 1-1.5 घंटे और लिया जा सकता था, तो जो नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेस में क्या होता है स्टूडेंट बीच में ब्रेक कर देते हैं। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू कर दूंगा। सो यदि आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।